भारतीय संविधान के प्रस्ताव में अपने नागरिकों के लिए अपने नागरिकों के लिए अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए संकल्प व्यक्त करता है जिसके लिए भारतीय संविधान के भाग 16 में भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 332 330 से 342 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान लिख लीजिए। इसमें संविधान 366 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत छियासठ के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित किया गया है। लिख लीजिए। इसके उपखंड 24 एवं 25 के अंतर्गत इसका उपखंड 24 के तहत अनुसूचित जाति और उपखंड 25 के तहत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति से ऐसी जातियां, ऐसी जातियां मूल वंश, मूल वंश शामिल है, शामिल है। सर रिपीट ऐसी किया जाए। जातियां, ऐसी जातियां मूल वंश शामिल हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 366 में भी किया गया है। देखिए अनुच्छेद 341 में जो है कि अनुसूचित जातियों में से जो सबसे पिछड़े हैं, है ना, जो सबसे पिछड़े हैं उसको अनुसूचित जनजाति का रूप दिया गया है। तो वही कहा गया कि अनुसूचित 41 में जो वर्णन किया गया है ना, उसी का प्रोविजन जो है 366 में किया गया है। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति ऐसी जनजातियां या अनुसूचित जनजाति, ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय जिसका वर्णन अनुसूचित, जिसका वर्णन अनुच्छेद, जिसका वर्णन अनुच्छेद अनुच्छेद 342 में किया गया है, 342 में किया गया है, जो लास्ट बजट था राजनीति किया गया है, किया गया है, अनुसूचित जाति समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यह पूछा हुआ ये क्वेश्चन, अनुसूचित 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य या संघ क्षेत्र, 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 वह किसी राज्य या संघ क्षेत्र या संघ क्षेत्र के राज्यपाल, के राज्यपाल से परामर्श कर, राज्यपाल से परामर्श कर, राज्यपाल से परामर्श कर, राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति, मूल वंश, मूल वंश, जनजाति या उसके भाग को, भाग को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। विनिर्दिष्ट मतलब सूचित करता है, स्पेसिफाई करता है ना, चिन्हित करता है, विनिर्दिष्ट करता है, विनिर्दिष्ट करता है, विनिर्दिष्ट करता है, विनिर्दिष्ट करता है इसी प्रकार लिख लीजिए। अनुच्छेद 342 के तहत
342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के किसी राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य के किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करता है। अब ये देखिए, ये दो आर्टिकल जो है आपका, है ना, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 341 और 342। 341 के तहत राष्ट्रपति जो है कि किसी भी क्षेत्र के जो जाति को है ना, अनुसूचित ये जनजाति को जो है वो क्या घोषित कर सकता है, ये अनुसूचित जाति। और 42 के तहत जो है, 342 के तहत किसी राज्य के ये जनजाति को जो है ये अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। ठीक है, ये केवल राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है और बाकी किसी को नहीं है ना। और इसके लिए जो है कि राज्यपाल से वो क्या करता है, परामर्श लेता है, सलाह लेता है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी, रिपोर्ट भेजिए, है ना। तो उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसको क्या करता है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में दर्ज करता है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद लिख लीजिए। अनुच्छेद ये संविधान के भाग 16 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए कौन कौन से प्रावधान है। पहला, आस्थानों से संबंधित प्रावधान, आस्थानों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान, आस्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। क्या है प्रोविजन इसमें? आस्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। लिख लीजिए इसमें। अनुच्छेद 330 तथा 332 के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
जैसे कि बिहार में कितने स्थान आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए? एससी के लिए कितने हैं? 78 सर, 35 है, शायद 38। 38 है। 38 है। और लोकसभा के लिए 6। 6 सीटें है ना। अभी ये जो सबसे हाईलाइटेड सीट है जहां से रामविलास पासवान जीतते रहे हैं, है ना, वो कौन सा क्षेत्र है? हाजीपुर। हाजीपुर, है ना। और जमुई भी हाजीपुर है, सासाराम है। हाँ, जमुई भी जो है कि इसी जमुई। आरक्षित सीटें में है। सासाराम भी आरक्षित सीटें में है ना। तो ये चीजें जो है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों का आरक्षण वो करता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो आर्टिकल आपने देखा, एक तो 366 के तहत प्रोविजन किया गया है विशेष आरक्षण का, और आर्टिकल जो है कि घोषित करता है अनुसूचित जाति, तो वो आर्टिकल 341, और अनुसूचित जनजाति घोषित करता है आर्टिकल 342। और इसमें जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है कि विधानसभा में जो है सीटों का आरक्षण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 330 और 332। तो इतना ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब यहाँ पे बात किया जाए तो ये किस आधार पर आरक्षण किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में। लिख लीजिए। सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल 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 84 सीटें, 84 सीटें, 84 सीटें, 84 सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित है, तथा 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 47 सीटें राज्यसभा के लिए आरक्षित है, राज्यसभा के लिए आरक्षित है। यहीं पे बिहार में लिख लीजिए। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कुल बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सीटें? 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और 37 सीटें हैं कि 38 सीटें हैं? 38। और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब देखिए सेवाओं में भी है कि आरक्षण मिलता है, लिख लीजिए। सेवाओं में आरक्षण, लिख लीजिए। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संघ एवं राज्यसभाओं की लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए। इसके तहत इन वर्गों के
उम्मीदवारों के परीक्षा में मूल्यांकन मानदंड को घटाने का प्रावधान 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 अनुच्छेद 335 में किया गया है। 335 में किया गया है, अनुच्छेद 335 में किया गया है। तो यहाँ पे है कि जिन्हें जानकारी नहीं होता है ना, तो वो तरह तरह की दलील देना शुरू कर देते हैं, है ना। क्या उसे क्या कहते हैं, ST SC को जो है, ST SC के मार्क्स कम क्यों, हमारा ज्यादा क्यों, है ना, और उन्हें छूट क्यों, हमें छूट क्यों नहीं। अभी लड़के जो है कि बहुत बवाल काट रहे हैं, ये 50,000 वाला नहीं, ये लड़कियों को 50,000 दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं, है ना। ये सब सारे प्रोविजन जो है किस लिए किया जाता है, ताकि जिनको जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको जो है कि विकास का मौका नहीं मिला है, उन्हें विकास के मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इसलिए है कि प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग लिख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत सॉरी 338, 68 बोल रहे थे, 338 के तहत 38, 338 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। लिख लीजिए, नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। पैंसठवें संविधान संशोधन 1990 के तहत, संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुच्छेद 338 में, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य शामिल होंगे, तथा 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे।
नेक्स्ट लिख लीजिए 89वें 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2003 के तहत 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति जनजाति आयोग में व्यापक बदलाव करते हुए दोनों को अलग कर दिया गया। दोनों के अलग अलग गठन का प्रावधान किया गया। अलग अलग गठन का प्रावधान किया गया। अलग अलग गठन का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। लिख लीजिए अनुच्छेद 338 के तहत 338 का शीर्षक बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया तथा एक अलग अनुच्छेद 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य का प्रावधान किया गया। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लिख लीजिए प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा अन्य सदस्यों को तथा आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 339 के तहत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 39 का क्लॉज टू लिखने में के लिए ब्रैकेट में 2 लिख देना है। ओके सुमित, अनुच्छेद 39 का क्लॉज 2 ब्रैकेट में 2 लिख देना है, ठीक है। के तहत संघ की कार्यपालिका अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है कि अलग से जो है प्रावधान किया जाता है, अलग से योजनाएं बनाई जाती है। उनके लिए जो है कि हर स्टेट में अलग अलग आरक्षण होता है। ऐसा सुना है? नहीं सुना है? अब जैसे कि बिहार के जो अनुसूचित जाति होंगे, है ना, वो यूपी में क्या वो अनुसूचित जाति में आएंगे? आते हैं? सामान्य हो जाएंगे? नहीं, सामान्य में आते हैं। यूपी के जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वो यूपी ये बिहार में ये आते हैं क्या? जनरल हो जाते हैं सर। जनरल में आ जाता है, चाहे अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, है ना। अगर जिस राज्य का निवासी है उस राज्य में उसे वो दर्जा प्राप्त है, वो आरक्षण प्राप्त है। लेकिन जैसे ही है कि आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपका दर्जा जो है चेंज हो जाएगा और आप जो है सामान्य में आ जाएंगे, है ना। आप समान वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है कि सरकार जो है अपने अनुसार तय करती है और हर जगह जो है अलग अलग प्रोविजन किया गया है और अलग अलग राज्यों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान अलग अलग है। आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे जो आरक्षित जातियां हैं, है ना, बहुत सारी आरक्षित जातियां हैं। तो कहीं वो ओबीसी में शामिल है, तो कहीं जनरल में शामिल है, कहीं एससी एसटी में शामिल है, तो कहीं जो है ओबीसी में शामिल है वो, है ना। तो जैसे है कि पटेल, है ना, बिहार में जो पटेल है, बिहार में जो पटेल है वो किस में शामिल है? जिसको कुर्मी बोलते हैं, ओबीसी में। ओबीसी में। हाँ, और जैसे ही आप उधर जाएंगे गुजरात में, तो एमपी में भी, वहाँ अच्छा गुजरात और एमपी में जनरल में शामिल है। तो इनकी जो कैटेगरी जो है राजवाई क्या होता है, वैरी करता है। राजवाइज वैरी क्यों करता है? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, है ना, सामाजिक जो मनोदशा है ना, उसके आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था तय की जाती है, ठीक है। अब जैसे एक जनजाति जो है, नाम सुना होगा, मीना। यस सर, राजस्थान की है सर। हाँ, वो इंडिया का सबसे ज्यादा डेवलप जो है जनजाति है ना, सबसे ज्यादा डेवलप जनजाति है। और आरक्षण का फायदा है वो उसने इतना उठाया है कि आप देखेंगे यूपीएससी में जो है कि हर राज्य में जो है ये जनजाति, मीना जनजाति जो है शामिल है ना, हर बड़े ऊंचे पोस्ट पे। आप बिहार में अगर देखेंगे तो बिहार में कम से कम 10 से 15 मीना जो है तो वहाँ पे ये डीएम बना हुआ है, तो सचिव बना हुआ है। यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे है कि राजस्थान की जो मीना जनजाति है लगभग है कि हर घर से जो है कि वहाँ पे उन लोग सिविल सर्विसेज में वो शामिल है, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो, चाहे वो यूपीएससी में, ठीक है। तो आरक्षण का जो मेन फायदा उठाया वो वही उठाया। वो समय समय पर है कि मीना जनजाति के लिए जो है क्या किया जाता है, डिमांड किए जाते हैं क्या, कि इसे आरक्षण या अनुसूचित जाति से बाहर निकाल करके जनरल में कर दिया जाए, है ना, जनरल में कर दिया जाए, ताकि ये इसका जो उद्देश्य था आरक्षण देने का वो अब पूरा हो चुका है ना। तो अब सरकार मानती है कि नहीं, वो अभी भी पिछड़ा हुआ है ना, तो वो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। और मजे की तो बात यह है कि जो आईएएस बन जाते हैं उनके बेटे भी वो लाभ उठाते हैं अनुसूचित जनजाति के, है ना। तो उनकी जो है कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारे चीजों में परिवर्तन आ चुका है, राजनीतिक स्थिति, ये सारी चीजों में जो है उनके बदलाव आ चुका है। अब वो है विकास के मुख्य धारा से लगभग जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं, लिख लीजिए, अनुसूचित जाति आयोग के कार्य एवं शक्तियां।
कार्य एवं शक्ति। अच्छा, चलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं आप लोगों से। आरक्षण की क्यों जरूरत है? हेलो। हाँ सर। हाँ, आरक्षण की क्यों जरूरत है? माधव सिंह। हाँ माइक म्यूट कर लेते। ये समाज में जितने भी दबे या सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और सभी लोग अपना अपना राय दें, डरने वाली बात नहीं है। और बताइए। आरक्षण का प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि जो लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो कि अपने जो जीविका है उसके प्रति जागरूक अभी नहीं हो पाए, तो जिसके चलते सरकार बहुत सारी योजना चला रही है और उसके तहत आरक्षण के जैसे पिछड़े लोग शिक्षा पे या खर्च नहीं कर पाते तो उसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद के तहत कि इस अनुच्छेद में उनको लेकिन आरक्षण देना गलत बात नहीं है, आरक्षण देना सही बात है, लेकिन वैसे को आरक्षण दे जिसको उसका लाभ न मिल पाए। किसको आरक्षण आरक्षण? मिल रहा है उसी को जो पहले उसको लाभ उठा लिया फिर वही लाभ उसको ही मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल पा रहा है। यही तो संविधान तो सीधे सीधे की व्यवस्था करता है ना इसकी। संविधान तो सीधे सीधे आपने देखा कि सीधे सीधे इसकी व्यवस्था कर रहा है। संविधान केवल 10 वर्ष के लिए लिया गया था, लेकिन ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपने लाभ उठाने के लिए दिन पे दिन बढ़ाते चले गए इसका प्रावधान। ओके, और कोई बच्चा? बताइए। आरक्षण मिलते हुए बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो कि उसकी सुविधा उठा नहीं पा रहा है, तो यही सब सारा उपबंध उसमें दिया गया है। ओके, और कुछ है? बाकी लोग को बोलना नहीं है। सर आज़ादी के समय हमारा देश अति पिछड़ा था। सर उस समय भारतीय समाज सुधारक बोला जाए या फिर राजनीतिक पार्टियां बोला जाए, वो समय देखा गया कि हमारे देश में इतने सारे मतलब कि गरीब हैं या फिर इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं, तो उन लोगों को समाज के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। चल, बाकी लोग को नहीं बोलना है थोड़ी। हम लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति में क्यों दिया गया आरक्षण, तो सीधी सी बात है कि ये वो तबका है अनुसूचित जाति के लोग जो है कि अपनी मूल भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को अपनाए हुए हैं और उसमें किसी भी बदलाव का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति हो, है ना। राजनीतिक पार्टिसिपेंट्स वो करते नहीं है। आपको अगर देखना है तो चले जाइए मध्य प्रदेश में चले जाइए, आपको देखना है तो झारखंड के जंगलों में चले जाइए, मध्य प्रदेश के जंगलों में चले जाइए, आपको देखना है तो अंडमान निकोबार में चले जाइए, आपको देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, है ना। वहां जो है कि आज भी वो लोग, हम लोग भले ही है दिल्ली और मुंबई के चकाचौंध में है ना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि दिल्ली क्या होती है, मुंबई क्या होती है और सरकार क्या होती है ना। और वो अभी भी भाले और तीर का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। अभी भी वो वन उपज पे जो है कि वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, है ना। उनके लिए नौकरी और ये क्या कहते हैं एडुकेशन कोई मायने नहीं रखता है ना। कुछ जनजातियों में जो है सरकार ने अहम बदलाव लाया है इन 70 सालों में, जो है कि परियोजनाएं चलाई है ना। तो उनमें जो है कि सामाजिक जागरूकता आया है और वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लेकिन जो जनजातियां अभी भी जुड़ी है मुख्य धारा से, है ना, उनमें भी जो है कि बदलाव बहुत कम आए हैं।
हाँ, वो जो है कि अपने को मॉडर्न जो सोसाइटी है उसे उससे उसमें है कि ढाल तो नहीं पा रही है, लेकिन अपने में अपने जो रहन सहन है उसमें बदलाव लाने की चेष्टा कर रही है। इसी के तहत जनजातीय अपने स्कूल भी खोला जा रहा है जारवा गवर्नमेंट जनजाति, द्वारा। जारवा जनजाति का नाम सुना है? सेंटिनेगल हाँ सर। जनजाति का सुना है? सीधी सी बात है कि ये वो जनजातियां हैं जो अपने में किसी भी तरह का विरोध बदलाव को क्या करती है, विरोध करती है। और आज के डेट में जो है ये विलुप्त होने के कगार पे है। ये 2018 का आंकड़ा है जिसमें कि रिपोर्ट आया था कि 206 या 300, है ना, दो सौ 200 जनजाति केवल बचे हैं। हाँ, 200 लोग केवल बचे हैं, 200 लोग केवल बचे जारवा में, है ना। अब जो है कि उनके क्षेत्र को क्या कर दिया गया, प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया गया, जहां पे है कि अगर आप जाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि हुआ क्या कि वो जो है कि अपने को तालमेल जो है बदलते परिस्थितियों से नहीं करा पाए, है ना, जिस कारण से जो है कि उनके शिकार पे उनको दिक्कत हो गई, मानव हस्तक्षेप बढ़ गया, है ना, पशु पक्षी जो है कि कम पड़ गए, उनके खाने का जो है कि तरीके बदले नहीं, और इस वजह से जो है कि क्या हो गए, वो लगभग विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि वो आने वाले 50 सालों में है ये जनजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये भी आया था कि उसमें जो है कि ये जो बच्चों की संख्या है बेहद कम है ना, बच्चों की संख्या बेहद कम है, और है कि उसमें महिलाएं भी बेहद कम बची है ना। तो जब महिलाएं ही कम होगी तो बच्चे आएंगे कहाँ से, है ना। तो वो लगभग विलुप्ति के कगार पे चले गए हैं। तो सरकार क्या करती है कि उन्हें जो है कि ये सरवाइव करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, उन्हें उनके सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं तैयार करती है। अब सीधी सी बात है कि इन लोगों से कंपेरिजन जो है कि कुछ अज्ञानी लोग करते हैं कि उनको आरक्षण हमें क्यों नहीं है, हमें जनरल वाले को ज्यादा मार्क्स क्यों लेना पड़ता है। तो सीधी सी बात, पढ़ाई ही मत करो। नहीं, चलिए आगे लिखते हैं, इसका कार्य लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग संगठनात्मक रूप से 2004 में अस्तित्व में आया, 2004 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है अनुसूचित जाति की सुरक्षा करना, सुरक्षा एवं विकास करना, संवैधानिक प्रावधानों के तहत निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और उसे लागू करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं को लागू करवाना, सरकार द्वारा बनाए जाने वाले योजनाओं में सहभागी बनना, सहभागी बनना, सहभागी बनना, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अनुशंसा करना, आदि, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 12 राज्यों में शाखाएं स्थापित की जा चुकी है। ये शाखाएं ये शाखाएं ये शाखाएं अनुसूचित जातियों के
उत्पीड़न, अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न, उत्पीड़न, अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण 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 के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश देती है, पुलिस प्रशासन को निर्देश देती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग को, अनुसूचित जाति आयोग को अपने कार्य के संपादन के लिए अन्य शक्तियों के अतिरिक्त दीवानी 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 न्यायालय की शक्तियां भी, दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी, दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गई है। अब इसमें देखिए, इस आयोग में जो है कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कोई मामला बनता है ना, तो वो डायरेक्ट जो है कि क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति आयोग में भी लिख करके दे सकता है आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का, है ना। और अनुसूचित जाति जो है सो कॉज नोटिस भेजेगी आपको, दंड दे सकती है आपको, आर्थिक दंड, जेल, है ना, इन सभी का प्रावधान है। आपने सुना होगा कि जो अनुसूचित जाति है ना, उनको जाति संबंधी शब्द से अगर संबोधित करेंगे तो आपके खिलाफ क्या बनेगा, मामला बनेगा। गांव में लोग कर देते हैं ना। अगर है कि कोई जागरूक है ना, और आप उसको जाति सूचक शब्द से संबोधित करते हैं, है ना, तब भी आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, वो भेदभाव का आरोप लग जाएगा और आपको, आपके खिलाफ एससी एक्ट के तहत क्या हो जाएंगे, केस दर्ज हो जाएंगे। ठीक है। हालांकि इसका जो है कि बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। हाल फिलहाल में जो है इसमें संशोधन की भी बात चल रही थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। आयोग आयोग किसी शिकायत की जांच पड़ताल करते समय किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा और साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय या कार्यालय, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति मंगा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन के रूप में राष्ट्रपति को सौंपता है। इस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्य एवं शक्तियां लिख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नवासीवे 89
89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2003 के तहत संविधान में अनुच्छेद 338 का स्थापित कर किया गया है, गठित किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में अस्तित्व में आया, गठित 2004 में हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2004 में हुआ। नेक्स्ट लिखिए। इसमें कितने सदस्य? यह 5 सदस्य, इसमें 5 सदस्य लिख लीजिए। यह 5 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। लिख लीजिए। आयोग का कार्य अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा, शिकायतों की जांच, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करना, विकास की प्रगति को मूल्यांकन करना, विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, आदि शामिल है। नेक्स्ट लिखिए। आयोग अपना प्रतिवेदन प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट भेजता है, तथा राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। लिख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा 2005 में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, ये जेपीएससी में पूछा हुआ है। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के लिए आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य प्रदान किया है, जैसे वन क्षेत्र में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार, लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार
लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार, लिख लीजिए। अधिक वहनीय आजीविका प्रदान करने संबंधी, अधिक वहनीय आजीविका प्रदान करने संबंधी, प्रदान करने संबंधी कार्यों के लिए प्रबंध करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। खनिज एवं जल संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूह को सहायता, जनजातीय समूह को सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना। ये नर्मदा नदी वाला देखा आपने, सुना है? हाँ, नर्मदा नदी वाला, वहां पर विस्थापन बहुत मात्रा में जो जनजाति भी विस्थापित हुए हैं, वह नहीं हुए। या फिर है कि किसी क्षेत्र में जो है कि अगर खनिज संसाधन होते हैं तो वहां पे खनिज का खनन कार्य अगर संचालित होता है तो वहां से भी जनजातियों को हटाया जा सकता है, तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था कराना, है ना। ये सब सारे कार्य किसको दिया गया है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जनजातियों के उत्थान के लिए पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम ब्रैकेट में लिख लीजिए, पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये पेशा का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए सिविल न्यायालय के सभी शक्तियां प्रदान की गई है, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान कर लीजिए। अन्य में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं लिख लीजिए। संविधान के भाग 16 के तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, लिख लीजिए। पहला, अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 46 के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि जनता के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षा और धन संबंधी, शिक्षा और धन संबंधी, शिक्षा और धन संबंधी, शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय
तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उसकी रक्षा करेगा, शोषण से उसकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों राज्यों किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये जब आप जीएस लिखोगे मेंस में, है ना, जीएस लिखोगे तब ये चीजें यूज में आएगा। ओके, आप 64वीं का क्वेश्चन देखिएगा या 56वीं से 59वीं का क्वेश्चन, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 का एवं 4 खा के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति एवं बकाया रिक्तियों, जिसको बैकलॉग कहते हैं, बकाया रिक्तियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान करेगा। अभी जो है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट वाला बात कर रहे थे ना, तो बैकलॉग की जो वैकेंसी है आना बंद हो जाएगा। ये अगर ये बैकलॉग ये क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट जारी करेगा तो, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट जो सीटें खाली रह जाती है वही जो है कि अगले साल वो बैकलॉग में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही है कि ये व्यवस्था हो जाएगा वेटिंग वाला, तो फिर वो वेटिंग क्लियर करने में लगा देगा, तो सीटें बचेगी ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 164 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी भी होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 164 के तहत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए भी यह प्रावधान था, किंतु 94 है ना 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत बिहार को बाहर कर दिया गया एवं इसमें छत्तीसगढ़ तथा झारखंड को शामिल कर लिया गया। क्यों बिहार को बाहर क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब यहाँ जनजाति है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। आंग्ल भारतीय संबंधी प्रावधान तो लगभग समाप्त हो गए 2020 में, है ना, 2020 में समाप्त हो गए, तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। लिख लीजिए पिछड़े वर्ग संबंधी प्रावधान, ओबीसी के लिए पिछड़े वर्ग संबंधी प्रावधान लिख लीजिए। इसमें संविधान में कोई पिछड़ा वर्ग जैसा शब्द चर्चा में नहीं है। ओके, लिख लीजिए। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4
क्लॉज 4 जैसे बोलते ब्रैकेट में 4 लिख देना है, ओके। 15 4, ओके, ब्रैकेट में 15 लिखना बाहर, और क्लॉज जैसे बोलते हैं तो 15 ब्रैकेट डाल के 4 दे देना, ठीक है सुमित। यस सर। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4, अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 तथा अनुच्छेद 340 के तहत संविधान में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है कि संविधान में पिछड़ा वर्ग का कोई चर्चा नहीं है, ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। पिछड़े वर्ग के तहत उन जातियों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। लिख लीजिए, इसका निर्धारण केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन पिछड़ा है, कौन पिछड़ा नहीं है। अभी 2016 में बहुत सारे जातियों का कैटेगरी चेंज हो गया है, पता है आपको? जो जनरल में थे ओबीसी में आ गए, जो ओबीसी में थे ईबीसी में आ गए, जो ईबीसी में थे वो एसटी में चले गए, जो एससी में थे वो एसटी में चले गए, है ना। तो आरक्षण में बहुत बड़ा बदलाव जो है 2016 में देखने के लिए मिला था। आप लोगों में से किसी का कैटेगरी चेंज हुआ? नहीं हुआ? 2016 में चेंज हुआ था, तो आप लोग में चेंज हुआ किसी का? यस सर। हाँ, तो है कि जो पहले ओबीसी बनवाया करते थे अब ईबीसी बनवा रहे हैं, जो ईबीसी बनवा रहे थे वो अब एससी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, है ना। तो ये जो है कि समय समय पर जो है कि सरकार क्या करती है, उसका निर्धारण करती है कि किस जाति के लोग का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कितना है, वास्तविक क्या उन्हें लाभ मिल रहा है योजनाओं का या लाभ नहीं मिल रहा है ना। तो ये केंद्र सरकार के तरफ से भी होती है और राज्य सरकार की तरफ से होती है। वर्तमान में जो हुआ है वो राज्य सरकार की ओर से हुआ है ना। लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों की दशाओं एवं कठिनाइयों का अन्वेषण कर उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, इन सभी आयोगों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए अभी तक कुल 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला 29 जनवरी 1953 को, पहला 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग तथा दूसरा
1 जनवरी 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग, बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग, ये दोनों आयोग को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गूगल से लिख लीजिए इसमें। काका कालेकर आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक मापदंड निर्धारित कर सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए सिफारिश किया, किंतु सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर मानदंड परिभाषित नहीं होने के कारण सिफारिश को अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। बीपी मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की गई। इसके तहत, मतलब इस रिपोर्ट के तहत सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इसकी सिफारिश पर विचार करने के बाद जनता दल की सरकार के मुखिया बीपीसी ने 1990 में इसे लागू करने की घोषणा की। लिख लीजिए। घोषणा की। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर को अलग करते हुए अनपिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% के आरक्षण को वैध ठहराया। लिख लीजिए। 1993 में एक कानून पारित कर सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा आयोग है? कानूनी, है ना? लिख लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक विधिक आयोग है।
विधिक आयोग है। सरकार इसके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं, कुल 5 सदस्य शामिल हैं, 5 सदस्य शामिल हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा एक सदस्य समाज विज्ञानी तथा 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें पिछड़ा वर्ग संबंधी विशेष ज्ञान होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग के क्या कार्य है तो सभी को पता है, लिखवाने की जरूरत है नहीं है ना सर? हाँ। सर आयोग में जो मेंबर होते हैं उसका थोड़ा डिटेल लिखवा दीजिए सर। अभी तो लिखवाया, लिख लीजिए। सर छूट गया सर। आयोग के अध्यक्ष रिकॉर्डिंग उपयुक्त होता है। आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा एक सदस्य समाज विज्ञानी तथा 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें पिछड़े वर्ग आयोग का विशेष ज्ञान होता है। पिछड़े वर्ग का विशेष ज्ञान। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। सर वर्तमान में तो ये संवैधानिक निकाय हो गया। वर्तमान में संवैधानिक निकाय हो गया। विधिक है ना? नहीं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधिक है। देखिए संविधान में जो है इसका उल्लेख है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? और जिस चीज को संविधान में उल्लेख नहीं है, अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है तो विधिक होगा ना वो। तो फिर अगर जो मूल संविधान में जिसकी चर्चा होती है वही संवैधानिक होता है। ओके, जो मूल संविधान में चर्चा जिसका होगा वो संवैधानिक होगा, बाद में जो लाया जाएगा वो विधिक होगा। ठीक है, अब उसको नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के क्रियाकलाप का पूरा विवरण होता है राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति इसे संसद के खुद कंफ्यूज राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। सरकार आयोग की रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 12-15 क्वेश्चन है। आप लोग अगर बनाना चाहो तो बना लो। ठीक, तो फोटो खींच के भेज दीजिए। सुशील, परमानंद।